के वीडियो योजना के अंतर्गत ये ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल का ये तीसरा टॉपिक है, मतलब वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण। क्या होता है इसका? परिसंचरण है मतलब एक सर्कुलेशन पूरा हो रहा है। परिसंचरण का मतलब क्या? चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है, एक सर्कल पूरा कवर करना होता है। और त्रिकोश के मतलब ट्राई सेलुलर इसमें बात की जाएगी, जिसमें आपका एक होगा हेडली का होगा, हेडली ठोसकी परिसंचरण, फेरल परिसंचरण और ध्रुवीय परिसंचरण, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे धरातल पे हवाएं जो चलती हैं या पवनों की जो गति होती है वो किस दिशा में होती है? वो नीचे धरातल पे कैसे होता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। धरातल पे जो हवाओं की गति होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है, ठीक है। किंतु जैसे धरातल से ऊपर क्षोभमंडल की ऊपरी परत में जाते हैं, इनकी गति जो मतलब इनकी दिशा जो होती है बदल जाती है। नीचे धरातल पे पृथ्वी की सतह पर वायु की जो गति होती है वो किस दिशा में होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। किंतु जैसे ही सतह से ऊपर जाते हैं ये हवाएं एक पूरा परिसंचरण बनाती है, सर्कल बनाती है। अब अगर हवा की दिशा इस डायरेक्शन में है, ऐसे आ रहा है, ऊपर जाने के बाद किधर होगा? दूसरी साइड में हो जाएगा। इधर डायरेक्शन बदल गया, नीचे डायरेक्शन दूसरा कुछ है, मतलब इस साइड में आ रहा है और सामने की तरफ जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? परिसंचरण। ध्रुव त्रिकोशीय परिसंचरण मतलब एक सेल बनाती है, पूरा एक सेल का एक चक्कर का निर्माण करती है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला गया? वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण। पहला है हेडली, हेडली कोशिका, हेडली कोशिका क्या नाम है? हेडली कोशिका। हेडली कोशिका को जो है उष्णकटिबंधीय परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय कोशिका के नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय कोशिका बोलते हैं। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि हेडली कोशिका, इसको और किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय कोशिका। किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो हेडली वर्ड दिया गया है जीजी हेडली नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। जीजी हेडली नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? उष्णकटिबंधीय कोशिका के नाम से। क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय कोशिका रखा गया। दूसरा होता है आपका फेरल कोशिका। क्या नाम है? फेरल कोशिका। फेरल कोशिका जो है ये आपके शीत कटिबंध में कौन से क्षेत्र में चलता है? उपोष्ण वाले क्षेत्र में चलता है ऊपर, इसीलिए इनका नाम क्या है? ध्रुवीय वाताग्र कोशिका के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय वाताग्र कोशिका के नाम से जानते हैं। फेरल कोशिका, दूसरे का नाम क्या है? ध्रुवीय वाताग्र कोशिका। ध्रुवीय वाताग्र कोशिका। और तीसरा जो होता है वो ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। तीसरा कौन सा? ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, इसलिए त्रिकोशीय परिसंचरण कहा गया। परिसंचरण कहा गया। जो हेडली कोशिका होती है कौन से क्षेत्र में मतलब इसकी उत्पत्ति होती है? उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में होती है। जबकि फेरल कोशिका जो है ध्रुवीय वाले क्षेत्र, दोनों साइड में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, ठीक है। जबकि ध्रुवीय कोशिका जो होती है वो ध्रुवीय गोलार्ध में होती है। ये आपका भूमध्य रेखा वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर। यहाँ पर आपका लो प्रेशर होता है इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में चलते हैं। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सॉरी लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है। उसके ऊपर क्या होता है? फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर आता है, ठीक है। फिर ध्रुव की साइड में जाते हैं तो क्या मिलता है? हाई प्रेशर, ठीक है। कारण क्या है बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो होता है तापजन्य क्षेत्र होता है, सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य तक यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है लगातार पड़ती हैं,
तो यहाँ पे संवहनी धारा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ताप जो है, ताप के कारण, अधिक ताप के कारण वायु जो होता है ऊपर की दिशा में उठता है। अब देखो यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो किस दिशा में चलती हैं, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व का कोना है ना, तो उत्तर पूर्व से आती है, यहाँ भी इस साइड से आती है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन लेंगे, एक तो दक्षिण पूर्व से आती है और एक उत्तर पूर्व से। दोनों हवाएं जो है आगे बढ़ती हैं इसी दिशा में, ऐसे भूमध्य रेखा के पास में। इनका यहाँ पे अभिसरण होता है, क्योंकि यहाँ से पौने आ रही है और इधर से आ रही है, तो दो पौने जब आपस एक जगह पे मिलती हैं, जिस क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर और 0 से 5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनको अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं, ठीक है। ITCZ का निर्माण कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा के आसपास होता है। कहाँ से, 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में होता है। कारण क्या है इनका, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहां से आने वाली हवाएं, जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां से हवाएं आती हैं ऊपर से और इधर नीचे से भी, दोनों हवाएं एक दूसरे से जहां पर मिलती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं। और ये क्षेत्र जो होता है उष्णकटिबंधीय के कारण है, तो उष्णकटिबंधीय हवाओं के कारण होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। अब हेडली कोशिका का निर्माण जो होता है, पहला जो है हेडली कोशिका, इसी को हम उष्णकटिबंधीय कोशिका बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे धरातल में हवाएं जो चल रही है यहाँ से आती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, इधर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है लगभग 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री वाला, यहाँ से भी हवाएं क्या हो रही है, ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व से चल रही है और इधर से। तो यहाँ पे धरातल पे जो हवाएं चल रही है किस दिशा में चल रही है, ऊपर उत्तर पूर्व से आगे दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। ये हवाएं इस दिशा में आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब आ रही है, या सॉरी इनको बोल सकते हैं पूर्वी हवाएं, एक तरह से इनको क्या बोला जाता है, पूर्वी हवाएं। ये पूर्व दिशा से आती है, क्योंकि क्रॉस में आती है तो उत्तर पूर्व बोल देते हैं, ठीक है, तो पूरा सर्कल बनाते हैं। तो ये पूर्वी हवाएं होती है, पूर्व की दिशा से आती है और पश्चिम में आगे बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक। अब धरातल पे इनकी जो हवाओं की गति होती है वो किस दिशा में हो रही है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में हो रही है, अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में हो रही है। किंतु धरातल से ऊपरी सीमा पे, लगभग धरातल से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी जो दिशा होती है वो बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहाँ से हवाएं निकलेंगी आगे, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले उच्च वायु दाब का था, यहाँ हवाएं आगे बढ़ेंगी तो ये कैसा क्षेत्र बनेगा, हवाएं हटेंगी तो खाली स्थान हो जाएगा, उन खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी हवा चाहिए। तो यह हवाएं जब आगे आती हैं, आगे भूमध्य रेखा के पास फिर पहुंचेंगी, हवाएं पहुंचेंगी, फिर वहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, फिर टेम्परेचर अधिक होने के कारण संवहनी धाराएं बहती हैं। जैसे आपने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि संवहनी धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है, ताप अधिक होने के कारण होता था। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा है, तब जो ये लो प्रेशर बना हुआ था, यहाँ पे हवाएं जब इनको स्थान ग्रहण कर लेंगी, फिर यहाँ से अधिक ताप के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी, अधिक ताप होगा। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा बराबर चमकता रहता है, वहाँ पे लंबवत होती है किरण, अधिक ताप के कारण ये हवाएं फिर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद कुछ हवाएं दक्षिणी दिशा में और कुछ हवाएं उत्तरी दिशा में चली जाती हैं। तो उत्तरी दिशा में जब हवाएं चलती हैं तो ऊपर की दिशा में एक पूरे सर्कल का निर्माण होता है, फिर यहाँ से हवाएं उठेंगी, फिर आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे है, जो लो प्रेशर का एरिया था, वहाँ पे जाकर फिर वापस मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से हवाएं आती हैं भूमध्य रेखा के पास में अधिक ताप के कारण, इसीलिए इसको हम जो हेडली वाला है इसे तापजन्य कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापजन्य या तापजनित कोशिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें किसके कारण हो रहा है, अधिक ताप के कारण हो रहा है। भूमध्य रेखा के पास में संवहनी धारा चलती है, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में संवहनी धारा चलती है, अधिक ताप लगता है वहाँ पे, अधिक ताप होने की वजह से वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठने के पश्चात वो उत्तर दिशा में अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती हैं, और जब आगे बढ़ेंगी ऊपर से फिर ऐसे एक सर्कल बनाएगा, पूरा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो ऊपर वाले क्षेत्र में इनकी दिशा बदल गई, नीचे कैसे था, इस दिशा से आ रही थी, नीचे एक सर्कल था ऐसे, फिर ऊपर जाने के बाद फिर बदल गई, ऊपर जाने के बाद इनकी डायरेक्शन बदली कि नहीं बदलेगी, तो एक पूरा सर्कल बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल। और जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, ठीक है, इधर भी होता है दोनों दिशा में, ये दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ पे भी हवाएं उठेंगी, इस तरह से आएंगी, फिर यहाँ पे भी हाई प्रेशर, सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर, हवाएं उनका स्थान ग्रहण करेंगी लो प्रेशर वाले स्थान पे, ताप अधिक होने के कारण फिर उनका डायरेक्शन, हवाएं ऊपर उठेंगी और तुरंत लो प्रेशर वाले स्थान पे, जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, एक स्थान से हवा अगर आगे बढ़ चुकी है तो उस स्थान पे क्या होगा, खाली स्थान हो जाएगा, वो वहाँ पे फिर लो प्रेशर बन जाएगा, तो उनका स्थान लेने के लिए ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो ये पूरा सर्कल बनता है। ऐसे इनका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, जबकि इनका डायरेक्शन जो है ऐसे नीचे आके ऊपर की दिशा में होगी ना, ये कैसे होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे,
ऊपरी परत बात कर रहा हूँ, पूरा एक सर्कल। नीचे धरातल जब भी बात होगी, धरातल पर इनकी दिशा पूर्वी अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ थी ना, ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध। और किंतु जैसे ही ये धरातल के ऊपरी भाग में जाएंगी, ये हमारे ऊपर घूमेंगे और ऊपर घूमेंगे तो इनका डायरेक्शन फिर बदलेगा। तो जो ध्रुवीय कोशिका होती है, हेडली कोशिका का निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निर्माण होने का प्रमुख कारण क्या है? तापजन्य होता है। क्या होता है? ताप जनित होने के कारण होता है, मतलब ताप अधिक होने के कारण संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है। धरातल पर हवाएं पश्चिम से मतलब पूर्वी व्यापारिक कोने चलती हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। किस दिशा में आती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ आती है और ताप अधिक होने के कारण हवाएं फिर ऊपर उठती हैं और एक सर्कल का निर्माण करती है। आगे फिर इस क्षेत्र में लो प्रेशर वाले एरिया को कवर कर लेती है, एक सर्कल का निर्माण होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हेडली कोशिका बोलते हैं। क्योंकि इससे एक जीजी हेडली करके व्यक्ति थे, उन्होंने इस वाले क्षेत्र के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो सेल का निर्माण होता है कैसे होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हेडली कोशिका पड़ा है। हेडली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जीजी हेडली नाम व्यक्ति ने इस वाले क्षेत्र में अर्थात उष्णकटिबंधीय कोशिका के विषय में बताया था कि हवाएं कैसे सर्कल में पूरा स्थान ग्रहण करती है। जैसे कोई हवा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आ गया है, तो लेकिन उच्च वायुदाब तो खाली हो गया कि हमेशा वो उच्च वायुदाब बना रहेगा? नहीं, फिर उनका स्थान लेने के लिए कोई दूसरी हवा आएगी। तो यहाँ नीचे से गया पहले इस दिशा में डायरेक्शन में, और यहाँ से फिर हवा अधिक ताप, इस वाले क्षेत्र में ताप अधिक था, ताप होने के कारण हवाएं ऊपर उठी, फिर ऊपर उठने के बाद फिर वापस इस एरिया को कवर करती है। तो पूरा एक सर्कल बनता है, सेल बनता है। क्या बनता है? सेल। तो यहाँ पर जो हेडली कोशिका होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कोशिका मतलब हेडली कोशिका का बनने का प्रमुख कारण क्या दिया गया? तापजन्य। ठीक है, ये कैसी होती है? एक तरह से ताप जनित होती है। ठीक है, ताप जनित कोशिका भी या तापजन्य कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में संवहनी धाराएं चलती हैं और उष्णकटिबंधीय कोशिका यहीं पे बनेगा। ठीक है, इस वाले क्षेत्र यहाँ पर आती है संवहनी धाराओं के कारण। तापजन्य मतलब संवहनी धारा। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में कौन सी हवा चलती है? धारा चलती है, संवहनी धारा चलती है, जिस वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक, दूसरा जो आपका कौन सा? फेरल कोशिका। कौन सी कोशिका है? फेरल कोशिका। फेरल कोशिका कैसी में? ठीक, इनको समझना है। ठीक, नोट तो आप कर लोगे। फेरल कोशिका क्या होती है? अब यहाँ पे हवाएं होती है, इस दिशा में चलती है, ये हवाएं इस दिशा में आई थी। अब इधर जो हवा चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है? उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है। और वही सेम स्थिति इधर भी होती है, इनका भी इस दिशा में इनका डायरेक्शन होता है। सॉरी, ये ऊपर पूर्व है, बाहर की दिशा में सही है। ठीक, इधर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलेंगे। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में किधर चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। मतलब एक सर्कल ऐसा त्रिभुज, ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को। अगर इसको मान लो नहीं है, एक इधर रहेगी तो एक इधर इस साइड रहेगी, अगर एक इधर से आ रही है तो दूसरी इस साइड से, दोनों आपस में मिल रहे हैं। और इसमें क्या होता है? दोनों एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस कोने में जा रहा है, इस कोने में, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्शन मतलब भूलोगे नहीं फिर किस दिशा में है। तो इनका जो डायरेक्शन होता है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो ये कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इनका प्रवाह होता है। अब ये वाला क्षेत्र जो होता है, जो आपका फेरल कोशिका अर्थात ध्रुवीय वातावरण कोशिका होता है, ये यहाँ पर होता है एक्टिव। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पर जो अक्षांश होता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश होता है, जो आपका फेरल कोशिका है। एक दो आपने आपको बताया था, एक तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र थे? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहां पर कैसा प्रेशर होता है? पहले क्या था? लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पहले शीत, सबसे ऊपर क्या? शीत में कैसा होता है? हाई प्रेशर। शीत के नीचे क्या आएगा? शीतोष्ण आएगा, तो वहां पे क्या होता है? फिर लो प्रेशर। फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां पे कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? हाई प्रेशर का मतलब क्षेत्र होता है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो हवाएं जो होती है वहां पे ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में हवाएं वहां पे पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उठती है? उनकी दिशा किसके कारण निर्धारित होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण निर्धारित होती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, अच्छा एक चीज और था, कोरियालिस बल बताया था पिछली क्लास में। कोरियालिस बल एक्टिव होता है जो सबसे ज्यादा, वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है।
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा मान इनका होता है, जबकि भूमध्य रेखा पे इनका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस क्षेत्र में अगर हवाओं की गति या हवाओं की दिशा का निर्धारण होता है तो कोरियालिस बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और जबकि भूमध्य रेखा के एरिया में किसके कारण निर्धारण होता है हवाओं की दिशा, तापजन्य होता है, क्योंकि वहां पे संवहनी धाराएं चलती है, इस वजह से उनका निर्माण होता है, ठीक है। जबकि इस वाले क्षेत्र में क्या है, कोरियालिस बल अधिक एक्टिव होता है, इस वजह से इनका निर्माण होता है। अब यहाँ से क्या है, ये हवाएं ऊपर दिशा में चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर शीत कटिबंध से फिर हवाएं वापस आती है उधर से। अब ये हवाएं इस दिशा में जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर से क्या है, एक दूसरी हवा आती है, शीत कटिबंध क्षेत्र से दूसरी हवा आती है जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है ऊपरी क्षेत्र में। और हाँ, जैसे कोई हवा चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब विश्वती हवा एक तरह से बोल सकते हैं। अगर उसी के अपोजिट आ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्रति लगा देते हैं। प्रति मतलब क्या होता है, एक तरह से अपोजिट को दिखाता है, ठीक है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम विलोम, ऐसे उल्टा मतलब लगाने के लिए प्रतिवर्ण लगा दिया था ना, जैसे सम्मुख प्रतिमुख, तो सम्मुख का अपोजिट क्या हो गया, प्रतिमुख। ये जैसे फेरल कोशिका कहाँ पे होती है, अश्वत्थांशों के पास होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, जो उपोष्ण वाला क्षेत्र है वहाँ पे कैसा प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब का प्रेशर होता है। उपोष्ण वाले क्षेत्र में कैसा प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब का प्रेशर होता है। और ये शीतोष्ण वाले क्षेत्र में जाती है, उपोष्ण शीतोष्ण में जाएगी, कैसा होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। अब हवाएं उपोष्ण से कहाँ बढ़ेंगे, शीतोष्ण, दिखाई नहीं दे रहा ना कि ये ऊपर की तरफ जा रही है जबकि ये नीचे की तरफ। तो यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र जाती है, और इनके जैसे ही निम्न वायुदाब जाएंगे तो उस वाले क्षेत्र में फिर कोरियालिस बल एक्टिव रहेगा। क्या होगा, कोरियालिस बल ज्यादा मतलब अधिक सक्रिय रहता है, इसकी वजह से हवाएं फिर वहां से ऊपर उठती है। कोरियालिस बल के कारण हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी फिर वो वापस यहाँ से हवाएं जा चुकी हैं और ये क्षेत्र पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, लो प्रेशर का बन गया, फिर हवाएं वापस आके इस क्षेत्र को कवर कर लेती है। तो यहाँ भी एक सेल का निर्माण होता है, पूरा एक चक्कर बनेगा ना, नीचे से यहाँ से हवा जाएगी इधर, फिर यहाँ से कोरियालिस बल के कारण यहाँ से उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से हवाएं फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती है। एक यहाँ पे एक सर्कल बनता है जिसको किसके नाम से जानते हैं, फेरल कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सेल का पूरा निर्माण जो होता है, और अच्छा यहाँ पे तापजन्य के कारण, यहाँ पे क्या होता है, किसके कारण होता है, कोरियालिस बल के कारण सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका ध्रुवीय कोशिका होता है। कौन सी कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका का निर्माण कैसे होगा, देखो ध्रुवीय कोशिका में क्या है, यहाँ पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। अब हवाएं जो होती है फिर वापस नीचे की दिशा में आएंगी, ऊपर से नीचे, और वही नीचे वाली स्थिति सेम रहेगी, नीचे से फिर ऊपर जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जाती है। यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र और कोरियालिस बल भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, कोरियालिस बल एक्टिव रहता है, और ये हाई प्रेशर का एरिया होता है। जो आपका शीत कटिबंध है वहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है, टेम्परेचर जहाँ भी कम होगा वहाँ पे दाब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ताप और दाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दाब अधिक होने के कारण हवाएं जो है ऊपर से नीचे की तरफ गमन करती है, ऊपर से नीचे गमन कर रही है। अब सेम यही क्षेत्र में भी कोरियालिस बल के कारण हवाएं ऊपर उठी थी ना, एक हवा जो होती है ऊपर उठ के दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण भूमध्य रेखा की तरफ आती है, और एक हवा जो उठ के ऊपर मतलब ध्रुव की तरफ जाती है। तो यहाँ से जो हवाएं आई थी ध्रुव की तरफ से, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहुंची, नीचे की तरफ आने की वजह से फिर यहाँ पे कैसा, कौन से बल एक्टिव हुआ, कोरियालिस बल एक्टिव हो गया, सक्रिय था। कोरियालिस बल सक्रिय होने की वजह से फिर ये हवाएं ऊपर की दिशा में उठी, और कुछ हवाएं दक्षिणी दिशा में अर्थात भूमध्य रेखा की दिशा में, और कुछ हवाएं जो होती हैं की दिशा में ध्रुव की तरफ चली जाती है। तो यहाँ भी एक सर्कल का निर्माण होता है। जैसे कुछ हवाएं हैं, यहाँ पे ये अपसरण क्षेत्र, यहाँ से अपसरण हो रहा है, देखो दोनों दिशाओं में अपसरण हो रहा है ना, ये अपसरण क्षेत्र है। जैसे यहाँ से हवाएं एक तरफ से ऊपर जा रही है, एक तरफ से नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका अभिसरण हो रहा है। अब ये हवाएं यहाँ पे तो बना ली, एक सर्कल नीचे से आई, फिर ऐसे ऊपर एक सर्कल बनाई, घुमा, ठीक है, यहाँ से घुमा, कारण संवहनी धारा। इस वाले क्षेत्र में हवाएं इस दिशा में गई, यहाँ पे कोरियालिस बल एक्टिव था, जिसकी वजह से ये पूरा फिर वापस उसी स्थान को लो प्रेशर बन गया था, उसको कवर करने के लिए ऊपर से आए। फिर तीसरा जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जिसको हम ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, शीत वाले में, शीतोष्ण नहीं, शीत वाले क्षेत्र में क्या होता है, हाई प्रेशर का एरिया होता है। हाई प्रेशर होने की वजह से वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आगे बढ़ती है। कहाँ पे बढ़ती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो वापस आती है। वहां पर कोरियालिस बल के अधिक एक्टिव होने, मतलब सक्रिय होने के कारण वापस वो मतलब ऊपरी सतह में, धरातल से ऊपरी सतह में जाने के बाद वे वापस शीत कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ घूम जाती है। तो ये पूरा सर्कल का निर्माण होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, तीसरे को ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है।
ठीक, बस इतना ही। तीनों के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर समझ में ना सिंपल है, एक बार इसको फिगर से देख के समझ लोगे तो आप बना के खुद ही देखोगे, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया था, यहाँ पे पूर्वी हवाएं चलती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं, और नीचे से मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ, उत्तर गोलार्ध को लेकर बता रहा हूँ, आप नीचे वाले से समझना, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर का था, ऊपर हाई प्रेशर का एरिया था, 30 से 35 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है, उसमें कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। यहाँ पे अधिक ताप होने के कारण सूर्य का क्योंकि रोशनी लगातार पड़ता रहता है, इस क्षेत्र में अधिक ताप होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे अधिक ताप, और जिसकी वजह से संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है। संवहनी धाराओं के कारण जो होती है, गैसों में अगर दाब हम अधिक लगाएंगे मतलब ताप अधिक होगा तो वो गैस गर्म अवस्था होने के बाद उनके मालिक्यूल्स क्या होंगे, दूर होंगे और वो ऊपर की तरफ उड़ेंगे। तो वायुदाब उस क्षेत्र का क्या था, लो प्रेशर बना रहता है इसी कारणों से। अब वहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, वो प्लेस खाली हो जाता है ना नीचे वाला, तो वहां फिर धरातल पे हवाएं आती हैं, उष्णकटिबंध से भूमध्य रेखा की तरफ आती है, फिर ऊपर उठी हवा जो होती है वापस उसी क्षेत्र में वापस चली जाती है। इससे आपका एक सर्कल का निर्माण होता है, मतलब एक सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। दूसरा फेरल कोशिका होता है, जो अस्वच्छांश के पास में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से चलती है, शीतोष्ण की तरफ चलती है। उपोष्ण से चली है कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका कैसा होता है, हाई प्रेशर का होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका लो प्रेशर का होता है। तो फिर हाई प्रेशर से फिर धरातल की बात करोगे, धरातल पे क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। लेकिन ऊपर की तरफ क्या होती है, ये ऊपर की तरफ उनके विपरीत चलती है। निम्न नहीं बोलेंगे, उसकी प्रति चक्रवात एक तरह से बोल सकते हैं, उनकी अपोजिट दिशा में चलती है। तो ये हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर, और यहाँ पे कोरियोलिस बल एक्टिव होने के कारण ये वापस उसी दिशा में वापस ऊपर से आती है, तो इनकी दिशा वहाँ पे बदल जाती है। वहाँ पे दिशा बदली मतलब नीचे से इस साइड गया था, ऊपर से इसके अपोजिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा बदलती है, और जब पूरा एक सर्कल बनाते हैं तो इसे एक सेल का निर्माण होता है, अर्थात कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इसको हम कोशिका बोलते हैं, ठीक। और वही ध्रुवीय कोशिका है। शीत कटिबंध क्षेत्र में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। नीचे उसके क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था ना, वहां पर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। फिर हाई धरातल की बात करो, धरातल पे क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, किंतु उस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, कोरियोलिस बल जो होता है अधिक सक्रिय रहता है, वहां पर अधिक होता है। तो कोरियोलिस बल के अधिक होने के कारण वो हवाएं फिर वहां से ऊपर उठती हैं, कुछ हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ, कुछ हवाएं ध्रुवों की तरफ वापस चली जाती है। तो जो ध्रुवों की तरफ जाती है पूरे एक सर्कल का निर्माण कर देती है, क्योंकि वापस इधर से आई फिर एक सर्कल बन गया, तो उनसे किसका निर्माण होता है, ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इनमें भी डायरेक्शन वही होता है, जैसे ये इस दिशा में आई ना, तो सेम इनका डायरेक्शन भी यही होगा। ये ध्रुवों की बात कर रहा हूँ, और इनका जो डायरेक्शन होगा इसी दिशा में। अब ये क्षेत्र देखो, दोनों अभिसरण हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों जहाँ पे इनका क्या होगा, अतिक्रमण होगा, जहाँ पे जाके मिलेंगे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे ना आपस में, इनका यहाँ पे अतिक्रमण क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे दोनों अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे जब क्या हो रहा है, अस्वच्छांश पे क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, सॉरी अपसरण हो रहा है, अपसरण मतलब दूर जाना, और यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, इस क्षेत्र में भी अभिसरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सेम चीज दूसरी गोलार्ध में भी सेम होगा, ठीक है। तो अभिसरण अपसरण, जहाँ पे हवाएं एक दूसरे से मिलेंगे उसको अभिसरण क्षेत्र बोलेंगे, जहाँ पे हवाएं एक ही स्थान से दो अलग अलग दिशाओं में निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, अपसरण क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अगला क्या है, जेट स्ट्रीम। क्या है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट मतलब जेट के समान चलने वाली हवाएं, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं जिनकी स्पीड लगभग 480 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, फिगर समझ में आया ना, आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया कैसे ये वर्क करती है, एग्जाम में आप उसको फिगर से अगर समझेंगे तो आसानी होगा समझना, ठीक है। और इसको आप बना के लिख सकते हो, लेकिन रटोगे अगर लाइन टू लाइन तो फिर पक्का भूल जाओगे, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे दूसरा रूल लग रहा है, यहाँ पे दूसरा, नीचे वाले में क्या लगा था, तापजनित, दूसरे में कोरियोलिस बल, यहाँ भी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के साथ साथ और भी कारण होते हैं, जिसमें आपका महासागरों से चलने वाले जो शीत क्या बोलते हैं, शीतकाल ठंडी धाराएं होती है, क्या बोलते हैं उसको, ठंडी धाराएं होती है, वो भी एक्टिव होती है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होती है, वहाँ पे ठंडी धाराएं चलती है, वो भी वहाँ पे एक्टिव होती है, वो भी एक कारण होता है। एक तो मेजर कारण कोरियोलिस बल है, उसके अलावा जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो भी, महासागरीय धाराएं वो भी इनका एक कारण होती है। इनके सेल का निर्माण में महासागरीय धाराएं भी एक कारण बनती है। मुख्य कारण क्या है, कोरियोलिस बल है। कौन सा बल है, कोरियोलिस। जबकि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में कौन सा बल है, तापजनित क्षेत्र होता है, वहाँ पे संबंधित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण हवाओं का एक सर्कल बनता है, मतलब सेल का निर्माण होता है।
दूसरा है जेट स्ट्रीम। इनके नाम याद रखना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हेडली जो बनता है, हेडली कोशिका का निर्माण कौन से क्षेत्र में होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है या मतलब शीतकटिबंधीय क्षेत्र में होता है? और दोनों गोलार्धों में होता है, ठीक है, बात को याद रखना। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का समझ लें, दोनों गोलार्धों में जहाँ भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा वहाँ पे होगा। जबकि 30 मतलब 0 से ऊपर 30 से 35 के नीचे ही होता है। और आपका अगला जो बनता है वो फेरल होता है, वो शीत वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है, कि हेडली सेल कहाँ पे बनता है या फेरल कोशिका नाम है इनका, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे जीजी हेडली एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1735 में इसका नाम दिया था। इसके बारे में बताया था कि ये पूरा सेल का निर्माण, हवाएं तो बहुत पहले से चल रही होंगी, लेकिन इसको सबसे पहले किसने बताया था? जीजी हेडली ने बताया था, इसीलिए इसका नाम हेडली कोशिका के नाम पे रखा, मतलब हेडली कोशिका रखा, ठीक है। हवाएं तो बहुत पहले से चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि हवा नहीं चल रही होगी, हवा चल रही थी, बट उनका नामकरण किसने किया था? जीजी हेडली ने किया था, इसीलिए हम इसे हेडली सेल के नाम से रखते हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो होता है पृथ्वी के धरातल से, जो पृथ्वी का सतह होता है, पृथ्वी के धरातल से ऊपरी अर्थात क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, कहाँ पर? ये पृथ्वी के धरातल के से ऊपर क्षोभ मंडल वाले क्षेत्र में, क्षोभ मंडल से लगभग ये 8 से 12 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 7.5 से हम 14 बोल सकते हैं, मतलब 8 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में चलने वाली एक तीव्र पौने होती है। कैसी पौने होती है? तीव्र पौने होती है, जो परिध्रुवी, इनका जो गमन होता है परिध्रुवी पौने इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं ना? परिध्रुवी। परिध्रुवी का मतलब ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? ध्रुव के चारों तरफ लगाती है, और इनका जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है जेट कोनों की? पश्चिम से पूर्व की। इनका डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही होता है, ठीक है, दोनों गोलार्धों में वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही चलेंगे, ठीक है, इसको रख लेना, एग्जाम हो सकता है। इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग कितना होता है? 480 किलोमीटर प्रति आवर। ये 480 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, और ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं चलती है, धरातल से ऊपर चलती है, ठीक है, धरातल से ऊपर लगभग 8 से 12, मतलब 7.5 से हम 14 किलोमीटर के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। इनका कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, मतलब चलती है? 7.5 से 14 किलोमीटर लगभग बोल सकते हैं। 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पौने चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। इनका जो नामकरण किया गया था जेट पौनों का, या जेट स्ट्रीम जो वर्ड लिखा है, ये पहली बार कब मिला था? जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब अमेरिका जापान पे अपने जेट बम वर्षक या परमाणु बम वापस मतलब फेंक रहा था, तो उनकी दिशा क्या थी? वो जापान जो है वो तो मैप के अकॉर्डिंग पश्चिम में दिखता है, लेकिन अमेरिका के मतलब अमेरिका के सापेक्ष किधर है? पूर्व दिशा में। तो अब पवनों की दिशा किधर है? पश्चिम से पूर्व है। अब अमेरिका पूर्व दिशा में अगर बम फेंक रहा है, परमाणु बम या जेट विमान भेज रहा है, तो जाने में तो उनको कठिनाई होगी ना, क्योंकि वो दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम है। जबकि वापस आते समय जो जेट विमान होते थे उनको अधिक तीव्रता से वापस पहुंचते थे, जितनी तीव्र उनको आना चाहिए, मतलब जितनी उनकी स्पीड है उससे भी अधिक तीव्रता से आते थे। फिर उसी वजह से जो जेट परमाणु बम होते थे या जेट विमान होते थे, क्या होते थे? जेट विमान पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने में उनको अधिक समय लगता था, और वापस जब पश्चिम से पूर्व आते थे तो उनको कम समय, मतलब वो अधिक तीव्र गति से वापस आते थे। उसी के नाम पे या इसके बारे में सबसे पहले उसी टाइम पता चला था। कब पता चला था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका द्वारा जब जापान पे जेट विमानों द्वारा आक्रमण या हमला किया गया था, तब देखा गया कि जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जब जा रहे थे जेट विमान, तो उनके जाने में अधिक समय लगता था, किंतु वापस आने में क्या लगता था? कम समय, तीव्र गति से वापस आते थे। तो उस समय पहली बार मतलब ये पता चला कि जेट स्ट्रीम नाम की कोई भी चीज होती है जो ऊपर अधिक तीव्र गति से लगभग 450 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। क्योंकि अब कोई स्पीड, अगर पवनों की गति भी निर्धारित करती है ना, कि मतलब कोई इंसान दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है, अगर हवा की दिशा में अगर वो रनिंग करेगा तो क्या होगा? जल्दी, मतलब उसे आसानी होगी, लेकिन हवा के ऊपरी दिशा में चलेगा तो उसे मेहनत, मतलब उतना ज़्यादा उसे फ्रिक्शन करना पड़ेगा, उसे टकराना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले जेट स्ट्रीम के बारे में पता चला। तो ये याद रखना थोड़ा सा कहानी ग्रुप में, कि अमेरिका द्वारा जापान पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेट विमानों द्वारा आक्रमण के या हमला के समय इसके बारे में सबसे पहले पता चला था। ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा गया, स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। और ये पवन ज्योति हमेशा किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, और लगभग इनकी स्पीड जो है 450 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और ये
इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको हम बोलते हैं परिध्रुवी प्रबल पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिध्रुवी प्रबल पवन होती है। ये कैसी पवनें होती है? परिध्रुवी होती है। अब वही सेम सर्कल जो बनाते हैं, और यहाँ पे अगर 20 डिग्री अक्षांश माने हम, ठीक है, नीचे भी 20 डिग्री अक्षांश, और ये आपका ध्रुव क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं ज्यादा जो एक्टिव होती हैं, ये 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की तरफ होती है। कहाँ से कहाँ तक ज्यादा एक्टिव होती है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों के बीच में ही एक्टिव होती है। उसके नीचे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक्टिव नहीं होती है, ऊपरी क्षेत्र में होती है, धरातल पे नहीं चलती जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमेशा कहाँ चलती है? धरातल से ऊपर की दिशा में चलती है, ठीक है। धरातल से ऊपरी सतह पे चलती है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, मतलब 20 डिग्री से ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है। ये भी लिख लेना, इनका जो क्षेत्र होता है कहाँ होता है? 20 डिग्री से ध्रुवों तक, और दोनों गोलार्धों में होता है। दोनों गोलार्धों में एक्टिव होता है, ठीक है। किंतु दोनों गोलार्धों में भी अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नियमित रूप से चलते हैं, अर्थात इनमें ज़्यादा अस्थिरता नहीं दिखाई देती है। वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। कौन सा गोलार्ध होता है? दक्षिणी गोलार्ध। कारण क्या है? क्योंकि उस भाग दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम मात्रा में है। स्थलीय भाग अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध के कम है। यहाँ पे सागरीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसी वजह से उनके जो वहाँ पे जो कोरियालिस बल हो या तापजन्य क्षेत्र होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे नहीं रहता। जो आपका ये अनियमितता दिखाई देती है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक अनियमितता दिखाई देती है, कि दक्षिणी गोलार्ध में कम दिखाई देती है। और जेट स्ट्रीम की जो हवाओं की गति होती है, ये शीतकाल में अधिक होती है। किस काल में हवाओं की गति अधिक होती है? पवनों की जो गति होती है वो शीतकाल में अधिक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। शीतकाल में पवनों की गति जो होती है वो अधिक होती है। जेट स्ट्रीम की जो गति होती है शीतकाल में अधिक होती है, और शीतकाल में इनका क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, अधिक क्षेत्र कवर करती है। जैसे 20 से मैंने ध्रुवों तक बताया ना, तो ये पूरा लगभग कवर कर लेंगे, पूरा 20 डिग्री से लेके ध्रुवों तक कवर करती है पूरी हवाएं। और इनका डायरेक्शन क्या होता है? इस दिशा में होती है, ठीक है। और ये परिध्रुवी चारों तरफ चक्कर लगाती है और विसर्प आकार में लगाती है। कैसे लगाती है? मतलब सांप के जैसे, सांप का आकार होता है, इसको हम विसर्प बोलते हैं। इनकी गति जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है और एक विसर्प आकार में, दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इनकी जो गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। हमेशा ये पश्चिम से पूर्व होगी, ऐसा नहीं कि जैसे इसमें बताया था इधर फिर इधर। इसमें हमेशा जेट स्ट्रीम क्योंकि धरातल से ऊपर चल रही है तो वहां पर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, धरातली व्यापारिक कोणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊपर चलती है और इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि इनके ऊपर धरातली बल या कोरियालिस बल इन सब चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी स्पीड तो बता 450 बोल सकते हैं, 480 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम की। और इनकी गति जो होती है शीतकाल में अधिक होती है, और इनका क्षेत्र भी अधिक होता है। किस काल में? शीतकाल में। ग्रीष्म काल में कम होने का कारण क्या है? क्योंकि जब यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब सूर्य वाला क्षेत्र होता है, तो ये उत्तर की दिशा में खिसक जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में खिसकेंगे। जब इस दिशा में आएगा तो दक्षिण की दिशा में, ठीक है। सूर्य यहाँ पर क्या होता है, जब ग्रीष्म काल में ज्यादा एक्टिव रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर ताप अधिक क्षेत्र होता है, तो इनका जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, 20 डिग्री से ऊपर की तरफ चला जाता है। अर्थात जो क्षेत्रफल होता है उस जेट स्ट्रीम का वो शीतकाल में अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में क्षेत्र इनका कम होता है। का मतलब कम क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। इसमें जैसे एक ध्रुवीय वाताग्र, देखो एक ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम होती है। कौन कौन सी जेट स्ट्रीम है? ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम।
ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम, जो ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम होती है वो ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? पोलर वाले, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में ये अधिक एक्टिव होती है। ये आपके जो उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि होती है लगभग 40 से 60 डिग्री, मतलब ध्रुवीय शीत कटिबंध से ये उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मेलन क्षेत्र, जैसे फिगर बनाया था कि ऊपर से कोई हवा आ रही है और नीचे जा रही है, दोनों आपस में मिल रही थी, जहाँ पे वो एक अभिसरण क्षेत्र होगा ना, उसी क्षेत्र में ये एक्टिव होती है। वहाँ पे उसके ऊपर धरातल से सतह के ऊपर शीत कटिबंध अर्थात ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र से और जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दोनों तरफ से हवाएं आपस में आकर मिलती है, उस क्षेत्र में ही उसके ऊपरी सतह में ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम एक्टिव रहता है। उनकी दिशा क्या होगी? वापस आने के बाद, मिलने के बाद पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। इसमें देखो शीत वायु राशि, ध्रुवीय शीत वायु राशियों, ध्रुवीय शीत वायु राशियों ध्रुवीय शीत वायु राशियों व उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के सम्मेलन क्षेत्र, वायु राशियों कहाँ पे होगा? 40 से लगभग 65 डिग्री अक्षांश पे होगा, ठीक है। वायु राशियों के सम्मेलन क्षेत्र पर, के सम्मेलन क्षेत्र के ऊपर कहाँ पे ज्यादा एक्टिव होती है? ध्रुवीय शीत वायु राशि और जो उष्णकटिबंधीय वायु राशियां होती है वहां पर आकर मिलती है, सम्मिलित होती है, जहां पर उन्हीं के ऊपर ये ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम अधिक, मतलब ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पाया जाता है। इनकी दिशा किस दिशा में होगी? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? वेस्ट टू ईस्ट लिखा, पश्चिम से पूर्व दिशा में ही हमेशा जेट स्ट्रीम की जब भी बात आएगी पश्चिम से पूर्व आएगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे हम पूर्व से पश्चिम पढ़ेंगे, ठीक है। एक ठीक, अगला जो है देखना, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय, ये ध्रुवीय शीत वायु राशियां और उष्णकटिबंधीय वायु राशियां जब दोनों आपस में मिलती हैं, उसी के ऊपर कौन सी स्ट्रीम चलती है? ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। फिगर में देखा था ना पहले, नीचे से हवा जा रही थी, अभिसरण क्षेत्र जो दिखा रहा था, दो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे अपसरण और दूर जा रहे थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे पास में आ रहे थे। जहाँ पे ऊपर वाले में जो मैंने पास में बताया था, वो वाला क्षेत्र जो होता है किसका होता है? ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम का क्षेत्र होता है। उसके ऊपर जो है ये लगभग 450 किलोमीटर की स्पीड से गति करते हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम होती है, उपोष्ण क्षेत्र से आने वाली, उपोष्ण क्षेत्र से आने, इसमें लिखना पड़ेगा, ये कहाँ पे एक्टिव होती है? इनकी अवस्थिति लिखना, अवस्थिति धरातली उपोष्णकटिबंधीय, धरातली उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर, धरातली क्या होता है? उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर क्षेत्र में धरातल के ऊपर, ठीक है, ये धरातल के ऊपर अधिक एक्टिव होती है, ठीक है। अब धरातली उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का एरिया होता है और वहां से हवाएं जो होती है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की तरफ आती है। कहाँ पे आती है? भूमध्य रेखा की तरफ आती है। कहाँ पे आती है? भूमध्य रेखा की तरफ ये आती है। अब जैसे ये पहले इस दिशा में आती है, ठीक है, मतलब ऊपर से आती है, पश्चिम से ही आती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? पछुआ कोने रखा गया है। इनका नाम क्या पड़ा है?
पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना था। इनकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा से आती है। किस दिशा से आती है? पश्चिम दिशा से आती है। इसके कारण जो होता है भारत में एक वर्षा होती है जिसका मतलब मानसूनी वर्षा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में एक्टिव होता है और किस टाइम एक्टिव होता है? शीतकाल में एक्टिव होता है। कौन से महीने में होता है? सॉरी, कौन से ऋतु में होता है? शीतकालीन ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जिससे रबी की फसल के लिए लाभकारी होता है। तो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ या मानसूनी परिवर्तन होता है ये इस पे डिपेंड करता है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की वजह से भारत में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा से वो आर्द्रता लेकर पश्चिम से पूर्व दिशा में आते हुए आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराता है। कौन से समय में? शीत ऋतु में कराता है, जो रबी की फसल के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो इसमें एक लाइन और लिखो जो इंपॉर्टेंट है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये कब लाता है? दिसंबर से फरवरी के मध्य में भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ जब पश्चिम से पूर्व दिशा में आएगा तो कौन सा क्षेत्र पहले पड़ेगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पड़ेगा। तो जो इनके कारण जो वर्षा होती है भारत में कौन से क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिम, अर्थात ऑप्शन वगैरह जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बारिश होती है जो कि गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होता है। पूछा जाता है कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी मानसूनी पौधे अधिक लाभकारी होती है? तो उसमें क्या आंसर होगा? पछुआ पौधे या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। इसी को हम पूर्ण नाम क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है? क्योंकि जो संवहनी धारा अभी बताया था पिछले में, इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? संवहनी धाराओं के कारण होता है। संवहनी धाराएं एक्टिव होती है, फिर वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण संवहनी धाराएं उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और ये हवाएं मतलब जो पश्चिम से उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है आपका ITCZ का निर्माण भूमध्य रेखा के आसपास होता है। वही मेन रीजन, भूमध्य रेखा के पास कुछ भी अगर एक्टिव है तो उसका कारण क्या होगा? संवहनी धाराएं। और संवहनी धाराएं किसकी वजह से होती है? सूर्य के लगातार वहाँ पर प्रकाश या उनका टेम्परेचर विकिरण अधिक होने के कारण होता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी का अधिक वहाँ पर पहुँचने के कारण, क्योंकि वर्ष भर लगभग वहाँ पर समान या तापांतर जो होता है हमेशा समान होता है, एक समान तापांतर पाया जाता है भूमध्य रेखा के पास में। इस वजह से वहाँ पे संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं और उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये धरातल के ऊपरी भाग में, मतलब ऊपरी क्षोभ मंडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग। ठीक है, क्योंकि 7.5 से लगभग 14 किलोमीटर के बीच में लिखा और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 8 से 18 के बीच में, 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। एवरेज वही 13 किलोमीटर है। तो ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में होती है। कौन से परत में होती है? क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में होती है। अगला एक ना उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उसका कारण क्या होगा? अब देखो, एक क्षेत्र होता है तिब्बत का क्षेत्र। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। वहां पर क्या होता है? गर्मी मतलब सूर्य के पठार के शीतलन के कारण उस वाले क्षेत्र में क्या होता है? ठंडियों के समय में इसकी उत्पत्ति होती है। और जो तिब्बत का पठार होता है वो कैसा होता है? वहाँ पे शीतलन होता है और उसका पठार पूरा एरिया जो होता है ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है। सूर्य की वजह से ही होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ पे उस टाइम नहीं पहुँच पाती है। तो तिब्बत का पठार जो भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे पूरा एरिया कैसा होता है? शीतल मतलब हाई प्रेशर का बन जाता है। कैसा प्रेशर होता है वहाँ पे? हाई प्रेशर का होता है। तो वहाँ पर एक कौन चलती है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। हवाएं उत्तर पूर्व से, इसमें जो हवाएं चलती है एक ऐसी स्थिति है, हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम चलेंगी। ठीक है, अभी जितने बताया उसमें कैसा था? पश्चिम से पूर्व से। लेकिन एकमात्र ऐसी स्थिति है या जेट स्ट्रीम की स्थिति है जब हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलती है। इसमें एक लाइन लिखो। इसकी उत्पत्ति का संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मण से है।
किससे इनका संबंध है? तिब्बत के पठार के जो तिब्बत का पठार है वहां पे उष्ण से है। उष्ण का मतलब वहां पे टेम्परेचर हाई प्रेशर का रहता है, क्योंकि गर्मी वहां पे टेम्परेचर कम रहता है और प्रेशर जो होता है हाई रहता है। तो हवाएं जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और इनकी जो दिशा बनती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बनती है। इसीलिए इनकी दिशा भी लिखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दिशा किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। ये भी अर्थ है। इनकी दिशा जो है बाकी से अलग होती है, बाकी जो भी दो पड़े हो उनसे अलग है। उनकी क्या थी? पश्चिम से पूर्व, जबकि इनकी क्या है? उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक होती है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक होती है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा इनकी होती है, जेट स्ट्रीम की। ठीक है, एकमात्र ऐसी स्थिति है। नाम याद रखना, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इनकी वजह से भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, इनकी वजह से भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्र में, जिसकी राजधानी चेन्नई है, या कोरोमंडल तक की बात करते हैं, उस क्षेत्र में इन्हीं पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ठंडियों के महीने में बारिश होती है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है अक्टूबर से लेकर जनवरी के मध्य में, जनवरी तक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन सी कोनों के कारण होती है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इसी को हम उत्तर पूर्वी कोने भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी कोने या उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा। इसी आपने तीन मानसूनी वर्षा, एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा। तीसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा होता है? पश्चिमी विक्षोभ। तीन प्रकार की मानसूनी कोने भारत में चलती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है आपके उत्तर पश्चिमी वाला भाग, वहां पे वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी के कारण जो अधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, क्योंकि वापस लौट रहा है मानसून, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। पहले ग्रीष्म ऋतु में, मतलब ग्रीष्म काल में क्या हवाएं नीचे से दक्षिण पश्चिम से ऊपर गई, फिर वापस एक सर्कल बन रहा है, मतलब जा रही है फिर वापस आ रही है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। और यही है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। जबकि पछुआ जो पश्चिमी विक्षोभ होती है उसको क्या बोलते थे? उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम बोलते थे। ये दोनों जरूर ध्यान रखना, क्योंकि भारत से संबंधित है, भारतीय मानसून से इनका संबंध है। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इसीलिए जब भी मतलब मेंस का क्वेश्चन है भारतीय मानसून से संबंधित कि जेट स्ट्रीम आपको प्रभावित करती है या नहीं करती, या किस प्रकार प्रभावित करती है, तो दोनों का चर्चा जरूर करना है। ठीक है, और जो इसके पहले बताया ध्रुवीय वातावरण वाला, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं। भारत उस क्षेत्र में नहीं आता, भारत उस क्षेत्र में आता नहीं है। तो भारत के जो क्षेत्र में दोनों है उनको याद रखना। एक तो है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, दूसरा क्या है? उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, एक है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। ये जो होता है ध्रुवीय वाले क्षेत्र में एक्टिव होता है, बट ये क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर, लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अर्थात क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? कौन सा मंडल? समताप मंडल है। तो ये कहाँ पे एक्टिव होता है जेट स्ट्रीम? समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में सक्रिय होता है ये, और इसकी दिशा भी किधर होती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। एकमात्र ऐसी जेट स्ट्रीम है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम थी, अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम थी। वो कौन था? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। नाम भी उसका वैसे ही सक्रिय होता है। लगभग कितनी ऊंचाई पे? 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम एक्टिव होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है। इसमें जो हवाएं होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है। और कितनी ऊंचाई पे होता है? 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। इसीलिए इनका एक और नाम भी है समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी समताप मंडली। क्यों समताप मंडली? देखो नाम याद हो जाएगा वैसे भी, अगर याद रखना ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये समताप रेखा में, समताप मंडल में बहती है, इसीलिए इनका नाम क्या है? समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या होता है? समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम। समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसको कहा जाता है। और क्या नाम होता है?
समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका प्रवाह जो होता है कौन से जोन में होता है, कौन से वायुमंडल की परत में होता है, समताप मंडली, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समताप मंडली उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अगला जो है स्थानीय जेट स्ट्रीम, कौन सा, स्थानीय जेट स्ट्रीम। इनका डायरेक्शन भी याद रखना, डायरेक्शन देखो मैप में फिगर में, ये वाला आपका क्षेत्र जो था ध्रुवीय वाला क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पहले पौने कैसे थे, इस दिशा में आ रही थी, यहाँ पे इस दिशा में, फिर यहाँ पे पौने इस दिशा में वापस, ठीक है। फिर वापस पौने इस दिशा में आती है, और इधर भी क्या है, इस दिशा में जाती है, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्र का, बीच वाला जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र का होता है। इसमें देखना उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की तरफ इनकी जो दिशा होती है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अर्थात वही पश्चिम से पूर्व बोल सकते हैं, ठीक है। जितनी भी जेट स्ट्रीम चलती है वो किस दिशा में चलती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जबकि लिखना आगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। आपको लगेगा कि ये फिगर जो है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जा रहा है, उल्टा बोला है ना मैंने, यही तो बोला है। उत्तरी गोलार्ध में किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, जबकि ये डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये धरातली पौने होती है, कैसी पौने, ये धरातली पौनों की दिशा है। लेकिन यही पौन जब ऊपर बढ़ती है तो इनका जो सर्कल बनता है, सर्कल बनता है वो दक्षिण, ये पूरा एक सर्कल बनेगा। अभी जो कोशिका पढ़ रहे थे ना, फेरल कोशिका, यहाँ पे हेडली कोशिका, सॉरी ध्रुवीय कोशिका एक्टिव था ना, तो इनकी वजह से ये हवाएं ऐसे आती हैं और यहाँ पर आपका कोरियालिस वाला एक्टिव होता है और यहाँ से ऐसे आती हुई फिर एक सर्कल बनाती है। तो फिर इनका दिशा ऊपर की दिशा में, क्योंकि जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है, धरातल पे या सतह से ऊपर, धरातल से ऊपरी भाग में चलता है, मतलब क्षोभमंडल के ऊपरी परत में। तो यहाँ पर ये कौन आती है ऐसे, फिर ऊपर की दिशा में, तो इनका डायरेक्शन बदल गया ना। आप इसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि धरातल का डायरेक्शन होता है, ऊपर जैसे जाएगा तो ये दक्षिण पश्चिम से फिर उत्तर पूर्व की हो जाएगा। वही सेम स्थिति यहाँ भी रहेगा, इसका वैसे आगे बढ़ेगा ये, फिर वापस इस चक्कर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर को देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें तो दिख रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आ रहा है, बट ये धरातली होती है, धरातली पौने। तो आपने फेरल कोशिका के बारे में बताया था कि जो पौने नीचे से आती हैं उनके ऊपर जो हवाएं चलती हैं धरातली पौनों के एकदम अपोजिट चलती है। धरातल पे चलने वाली हवा और ऊपरी सतह में चलने वाली हवा एक दूसरे की अपोजिट होती है ना। आपको एक सर्कल है, सर्कल देखो, एक आगे अगर इस दिशा में बढ़ रहा है, ऊपर से अगर इसको दो भाग में बांटो तो ऊपर का डायरेक्शन ये है, फिर नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक ऊपर इधर दूसरा वाला इधर, तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं। उन दोनों को मिलाने के बाद एक सेल का निर्माण होता है, वही सेम स्थिति इसमें। अगला जो है पवनों का वर्गीकरण है। पवन क्या है, पवनों का वर्गीकरण या पवनों का वर्गीकरण लिखिए। पवन क्या होता है, एक वायु होता है, एक पवन होता है, ठीक है। अगर हवा गतिमान है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हवा के गतिमान स्थिति को क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। हवा के गतिमान स्थिति को पवन कहा जाता है। पवन क्या है, हवा की जो गतिमान स्थिति होती है, गति की स्थिति होती है, गतिमान स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। और पवनों का वर्गीकरण,
3 भागों में किया गया है। एक तो पहले ही बता दिया था स्थानिक पौनों के बारे में, ठीक है। कौन से पौन? स्थानिक पौनों के बारे में। एक होता है व्यापारिक पौने, या जिनको हम क्या होता है प्रचलित पौने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रचलित पौन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्रचलित पौन। एक तरह से कैसी पौन होती है? अस्थायी पौन होती है। कैसी पौन है? अस्थायी पौन। दूसरा पौन जो है मानसूनी पौन होती है। कैसी पौन होती है? मानसूनी होती है। तीसरा जो होती है वो अस्थानी पौन होती है। ये स्थानीय क्षेत्र में एक्टिव जो भी ताप दाब होता है उसके कारण एक्टिव होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निर्धारित होता है। जबकि मानसूनी पौने जो होगी, मानसून पौने ये कैसी होंगी? मानसून पौने जो होती हैं वो वहाँ के ऋतु परिवर्तन के आधार पर बदलती रहती है, मतलब अनियमित रहती है। जबकि प्रचलित पौने जो होती है कैसी होती है? अस्थायी पौन होती है, मतलब अस्थायी अवस्था में रहती है। एक जैसी स्थिति वर्ष भर हमेशा एक जैसी स्थिति रहेगी। जो फिगर बनाया था उसमें जो स्थिति दिखाया था वो वर्ष भर एक जैसी स्थिति रहने वाली है। धरातल पे हवाओं की दिशा एक जैसी रहेगी। उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा के पास में उत्तर मतलब पूर्वी भाग से पश्चिम भाग में चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नीचे से वही सेम स्थिति। ऊपर जाएंगे फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, फिर ऊपर से आएंगे वही सेम डायरेक्शन। तो वो पौने जो होती है कैसी होती है? उनको क्या बोलते हैं? प्रचलित पौन बोलते हैं या अस्थायी पौन के नाम से जानते हैं। अब लिखना प्रचलित पौन। ये भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। प्रचलित पौन कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है व्यापारिक या सन्मार्गी पौन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्मार्गी पौने। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं। कौन सा विंड्स बोलते हैं? ट्रेड विंड्स हुआ। दूसरा जो होता है आपका पछुआ पौने होती है। कौन सी पौने है? पछुआ पौने होती है। और तीसरा जो है आपका कौन सा? पूर्वी पौन। तीसरे पे क्या है? ध्रुवी पौने है। कौन सी है? ध्रुवी पौन। व्यापारिक पौने जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पौनों को स्टर्लीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टर्लीज, मतलब पूर्वी क्षेत्र से आने वाली पौनों को क्या बोलते हैं? स्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, व्यापारिक पौने। जबकि पछुआ पौने जो होती है उनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज बोलते हैं। और ये भूमध्य रेखा के दोनों साइड डायरेक्शन में होता है। किस दिशा में होता है? भूमध्य रेखा के दोनों दिशा में होता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के दोनों दिशा में होता है। यहाँ से 0 से 5 डिवाइड पट्टी है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा वाला है क्षेत्र, ज्यादा बीच में तो होगा। ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। फिर इधर आपका 30 डिग्री वाला कर्क रेखा वाला क्षेत्र आएगा। सेम वही नीचे भी स्थिति रहेगी। फिर वही 60 डिग्री का मतलब 66.5 वाला मान लेंगे। यहाँ पर जो पौने चलती है किस दिशा में चलती है? उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम में चलती है। किस दिशा में चलती है? उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में चलती है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में कारण बताया कि इनका चलने का कारण क्या, इससे पहले बताया मैंने, ठीक। अब इनकी दिशा जो होती है वर्ष भर एक समान होती है। व्यापारिक पौनों की जो स्थिति होती है वो वर्ष भर एक समान होती है। इनका दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में, मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में। दोनों को मिलाएंगे तो क्या दिशा बनेगी? पूर्व से पश्चिम दिशा में ये आगे बढ़ती है। और इनकी स्थिति वर्ष भर क्या होती है? एक समान होती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टर्लीज, ठीक है। ट्रेड विंड्स को क्या बोला जाता है? स्टर्लीज कहा गया। जबकि जो पछुआ पौने होती हैं इनकी दिशा, इनका पछुआ पौने कहा जाता है इनको। ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। और इन वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज या पूर्वी पौने। और इनको क्या बोलते हैं? पश्चिमी। और ईस्टर्लीज को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं?
ट्रेड विंड्स भी कहा गया, मतलब व्यापारिक पवन है। इनकी स्थिति हमेशा एक तरह से नियमित रहती है, इस वाले क्षेत्र में हमेशा लगातार एक जैसी स्थिति बनी रही। और यहाँ पे जो पवनें उत्पन्न होती है वो कोरियालिस बल के कारण उत्पन्न होती है। किस बल के कारण होती है? कोरियालिस बल के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात वो अनियमित ज्यादा रहती है। ठीक है, जो वेस्टर्लीज होती है वो अधिक अनियमित होती है। जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध से, देखो वही स्थिति है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध से किधर आ रही है? भूमध्य रेखी क्षेत्र में आती है, भूमध्य रेखी क्षेत्र में आती है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। इनकी दिशा बताया किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में रहेगी। ठीक, ये जितना बोल रहा हूँ उसको आप बना के लिख लेना। ठीक है, बना के लिख सकते हैं ना एक लाइन। ये क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखी क्षेत्र में आते हैं। किस दिशा में? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखी दिशा में आते हैं। इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में होती है। और तीसरा पॉइंट जो है इनका क्या है? इनका नाम व्यापारिक पवनें क्यों पड़ा? क्वेश्चन ये बनता है कि ये नाम ट्रेड विंड्स क्यों रखा गया? क्योंकि यूरोप के लोग जो होते थे व्यापार जब करते थे इन्हीं पवनों के सहारे करते थे। इन्हीं पवनों मतलब महासागरों में जो गति करते थे, नाव से गति करते थे, तो इनकी जो हवाएं चलती थी यूरोप के लोग व्यापार इन्हीं पवनों के माध्यम से करते थे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? व्यापारिक पवनें रखा गया, ट्रेड विंड्स रखा गया। ठीक, क्या नाम रखा गया? ट्रेड विंड्स रखा गया। और ये पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनों की क्या खास बात? देखो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है? इस दिशा में आगे बढ़ रही है व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आती है तो कैसी होती है? शुष्क होती है। कैसी होंगी? शुष्क होती है। शुष्क हवा है तो नमी नहीं होगी, तो ये वर्षा कम कराती है, अपेक्षाकृत कम कराएंगे। ठीक है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कहीं बीच में इनको महासागर मिल जाता है, कहीं किसी क्षेत्र में अगर महासागर मिल रहा है, एक रेखा के रूप में दिखाएं तो जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी चल रही पवन? ट्रेड विंड्स चल रहे हैं। ट्रेड विंड्स यहाँ पर एक्टिव है, तो पवनें आगे बढ़ेंगी, बीच में कहीं महासागर मिलेगा, जहां पे भी महासागर मिला। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई क्षेत्र है महासागर का, यहाँ से पवनें आई आर्द्रता ग्रहण की, और ये पूरा महाद्वीप का क्षेत्र, ये कोई भी महाद्वीप का क्षेत्र है, ये पवनें जब आगे बढ़ेंगी तो इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा कराएंगी। किस भाग में अधिक वर्षा कराएंगी? पूर्वी भाग में अधिक वर्षा कराती है। किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये वर्षा की मात्रा जो होती है कम होती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी महाद्वीप होते हैं हमेशा रेगिस्तान जो मतलब मरुस्थल होता है, जो जितने भी मरुस्थल होते हैं वो कौन से भाग में देखने को मिलते हैं? पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते इनमें आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होती है वो कम मात्रा में मतलब बचती ही नहीं। क्योंकि जैसे आगे पूर्वी क्षेत्र में क्या होंगे? बड़े बड़े वृक्ष पाए जाएंगे, सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे उससे छोटे वृक्ष पाए जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वृक्षों की संख्या मतलब वृक्षों की ऊंचाई एक तरह से छोटी होती चली जाएगी। मतलब फिर आगे जाएंगे, पहले झाड़ियाँ, पहले बड़े वृक्ष मिलेंगे, फिर झाड़ियाँ मिलेंगी, झाड़ियों के बाद आपको क्या मिलेगा? घास के मैदान मिलेंगे। इनकी संख्या मतलब इनकी जो जैव विविधता है धीरे धीरे घटती चली जाती है। जैव विविधता क्या होगी? क्योंकि बारिश जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, वर्षा ज्यादा होगी, ताप अधिक होगा जहाँ पर, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए भूमध्य रेखा क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं जैव विविधता कम होता जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जैव विविधता उत्तर से दक्षिण दिशा मतलब उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर जैव विविधता घटती है। तो ये गलत है ना, क्योंकि जो जैव विविधता होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाने पर बढ़ती है। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखी क्षेत्र में जो होती है जैव विविधता सर्वाधिक होती है। कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? भूमध्य रेखी क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। कारण यही है क्योंकि व्यापारिक पवनें जो होती है व्यापारिक पवनें यहाँ पे चलती है, और इसके पश्चिमी भाग में वहाँ पर वर्षा ह्यूमिडिटी होती है, कम मात्रा में बचती है, वहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण होता है। रेगिस्तान का निर्माण होने का एक कारण और होता है कि जो महासागर होते हैं वहाँ पे कैसी जलधाराएं चलती है? ठंडी जलधाराएं चलती है। महासागरों में चलने वाली ठंडी जलधाराओं के संपर्क में जब व्यापारिक पवनें आती हैं तो महासागरों में कैसा होता है? हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। वहाँ से ह्यूमिडिटी वो मतलब कंज्यूम नहीं करती, ह्यूमिडिटी नहीं मिलती, और वो पूरा क्षेत्र कैसा होता है? जो ह्यूमिडिटी हाई प्रेशर से होता है, हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठंडे क्षेत्र में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है? लो होता है। हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में टेम्परेचर लो होता है, और उस वाले क्षेत्र में जाके ये बारिश नहीं कराती। जितने भी महाद्वीप है आप देखोगे वहाँ पर जो रेगिस्तान पाए गए हैं वो किस क्षेत्र में है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो रेगिस्तान होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना, ये वाले क्षेत्र में 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे, इस क्षेत्र में रेगिस्तान जो होते हैं पश्चिमी दिशा में पाया जाता है। जो मरुस्थल होता है हमेशा पश्चिमी दिशा में होता है। उदाहरण के रूप में जैसे भारत है,
इधर बंगाल की खाड़ी से पौने मतलब जो व्यापारिक पौने हैं क्या लेती हैं, आर्द्रता ह्यूमिडिटी लेती है, आगे बढ़ती है। और वर्षा भी देखो पश्चिम बंगाल वगैरह क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे पूर्व से क्या बढ़ेंगे पश्चिम दिशा में, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होती है। और आगे बढ़ते राजस्थान में पहुंचते तो वहां पे एक मरुस्थल देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एक मरुस्थल देखने को मिलता है। फिर पौने आगे वहां से फिर आगे बढ़ती हैं, पौने तो आगे कंटिन्यू बढ़ती रहेंगी ना, ऐसा तो नहीं कि वहां पे मरुस्थल मिल गया तो आगे पहुंच जाएगी नहीं। पौन फिर आगे बढ़ेगा तो अरब सागर मिलता है। क्या मिलता है, अरब सागर, जिसमें हिंद महासागर का एक पार्ट है अरब सागर। तो अरब सागर से फिर आर्द्रता लेती है और अफ्रीका में जाके बारिश कराती है। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में अधिक घने वन वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में पहुंचते तो आपको सहारा रेगिस्तान वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, सहारा रेगिस्तान वहां पे देखने को मिलता है। फिर वही स्थिति आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो अधिकतर कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस दिशा में होते हैं, पश्चिमी दिशा में पाए गए, जिसमें सोनोरन, चिहुआहुआ करके बहुत सारे मरुस्थल है। ठीक है, इधर अटाकामा। किंतु जब शीत कटिबंधीय क्षेत्र में हम देखेंगे, अब व्यापारिक और हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो पश्चिमी दिशा में पाए गए हैं। महाद्वीपों के किस दिशा में है, पश्चिमी दिशा में। कारण क्या है, व्यापारिक पौने आर्द्रता लेके जब आगे बढ़ती है तो पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ेंगी, तो उनकी आर्द्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे वर्षा कराएंगे, इसीलिए पश्चिम दिशा में मरुस्थल पाए जाते हैं। किंतु शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी मरुस्थल होते हैं वो पूर्वी दिशा में होते हैं, क्योंकि शीत कटिबंध में जो हवाओं की दिशा होगी क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। तो जब इधर से हवा आगे बढ़ेगी तो जो पहले क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, अर्थात वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब जाता है, और वहाँ पे दाब अधिक होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो शीत मरुस्थल का क्षेत्र बन जाता है। जिसमें आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है जिसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया वो कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे आपका गोबी का मरुस्थल देखोगे, ठीक है, गोबी का मरुस्थल आपको मिलता है चाइना और मंगोलिया वगैरह में। चाइना और मंगोलिया इस बार पूछा भी गया था मरुस्थल के बारे में, ऑप्शन में थे कि गोबी का मरुस्थल किस देश के बीच में से, गोबी का भी पूछा था, तकला मकान का गोबी का पूछा था, ऑप्शन भी दिए गए थे बहुत अच्छे खासे कंफ्यूजन वाले। लिखा था गोबी, आगे लिखा था मतलब गोबी का मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ था। चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में था पहला एक तो रूस, मंगोलिया एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था मंगोलिया चीन दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन था कुछ ऐसे ही ऑप्शन थे यार दिमाग में नहीं आ रहा, कि चारों मान लो देशों के नाम लिख दे गए, एक तो रूस लिखा था, एक मंगोलिया और एक चाइना, एक देश और कोई लिखा हुआ था उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें से पूछा था कि गोबी का मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन कौन से देश में फैला है, तो आपको खुद सोचना, और ऑप्शन भी वही 1 2 1 3 4 ऐसे करके था। तो मंगोलिया और चीन में गोबी का मरुस्थल फैला हुआ है, लेकिन दिमाग में क्या चलता है कि चीन रूस भी तो पास में है, तो 1 2 3 भी मतलब ऑप्शन लोगों ने चूज किया, तो कंफ्यूजन वाले इस बार क्वेश्चन ज्यादा थे, तो फैक्ट आपको एकदम एग्जैक्ट रखने पड़ेंगे कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। ठीक है, ये जो व्यापारिक पौनों की स्थिति होती है इस क्षेत्र में बहुत शांत अवस्था में चलती है, यहाँ पे हवाएं जो होती है नियमित रूप से शांत अवस्था में चलती है, इसीलिए इनको जो है डोल ड्रम कहा गया है। क्या बोला जाता है, डोल ड्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं, डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, इसके साथ डोल ड्रम इनका नाम दिया गया कि शांत अवस्था में हवाएं चलती हैं, यहाँ पे हवाएं जो चलती हैं वो कैसी होती है, शांत अवस्था में चलती है, इसी को डोल ड्रम कहते हैं। किंतु ये डोल ड्रम की जो स्थिति मतलब शांत अवस्था में हवाएं चल रही है, दिन के समय में तो शांत रहती है, जैसे शाम के 4 बजे के टाइम, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये पौने अधिक ताप के कारण ऊपर उठती हैं, ठीक है, अधिक ताप होता है वहाँ पे क्षेत्र होता है, और शाम के समय जब हवाएं ऊपर उठती हैं फिर वर्षा का कारण बनती है लगभग, इसीलिए भूमध्य रेखीय जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ पे शाम के डेली 4 बजे वर्षा होती है, डेली शाम को 4 बजे यहाँ पर क्या होती है, वर्षा देखने को मिलती है, इसीलिए इसको 4 बजे की वर्षा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 4 बजे की वर्षा के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में कौन सी धाराएं तीव्र होती है, सम्मानी धाराओं के कारण होता है। किन धाराओं के कारण होता है ये, 4 बजे की वर्षा सम्मानी धाराओं के कारण होता है। प्रतिदिन वर्षा आपको देखने को मिलेगी, इंडोनेशिया वगैरह जितने भी भूमध्य रेखीय देश होते हैं, ठीक है, वहाँ पे 4 बजे वर्षा होती है, इसीलिए इसको 4 बजे की वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या, वेस्टर्लीज मतलब पछुआ पौने, कौन सी है, पछुआ पौने। पछुआ पौनों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, किस दिशा में होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होती है, और इधर जो होती है आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में पछुआ पौनों की स्थिति होती है। ठीक है,
इनकी वजह से क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। और ये इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध होता है। देखो ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे जो उपोष्ण उच्च वायुदाब का कटिबंध क्षेत्र है, इससे आगे शीतोष्ण की तरफ बढ़ती है। किस दिशा में बढ़ती है, उपोष्ण से शीतोष्ण की तरफ जाती है, ठीक। उपोष्ण से ये शीतोष्ण या उपध्रुवीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। जो ध्रुव है, ध्रुव के नीचे क्या होता है, उपध्रुव, उसको अगर हम बांटेंगे तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये किधर चलती है, ये उपोष्ण कटिबंधी का क्षेत्र था। अब ये उपोष्ण से उपध्रुवीय क्षेत्र बोलो या शीतोष्ण की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है। या पूरा हम लेंगे तो क्या बोल देंगे, शीतोष्ण बोल सकते हैं या उपध्रुवीय क्षेत्र आप बोलो, दोनों सही, ठीक है। तो ये उपोष्ण से शीत कटिबंधी या उपध्रुवीय क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती है। डायरेक्शन आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और इधर अब आएंगे तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती है। कौन सी पौने होती है, पछुआ पौने होती है, ठीक है। एक लिख लो शॉर्ट में, उपोष्ण हाई प्रेशर से उपध्रुवी निम्न लो प्रेशर की तरफ चलती है। किस दिशा में चलती है, उपोष्ण हाई प्रेशर से उपोष्ण हाई प्रेशर से किस तरफ चलती है, शीतोष्ण या उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवी लो प्रेशर की तरफ इनकी दिशा होती है। यहाँ पे और ये जो पछुआ पौने होती हैं उत्तरी गोलार्ध में कम एक्टिव होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा सक्रिय रहती है, ठीक है। कारण इसका है कि इस क्षेत्र में धरातल स्थल भाग कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे धरातल की मात्रा कम है, ठीक है। धरातल कम है अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध के, इसलिए ज़्यादा एक्टिव इस दिशा में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा एक्टिव होती है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया, और इनको जो है अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जब 40 डिग्री के आसपास होता है, 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश, इनको बोलते हैं 40 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं गर्जता क्या बोलते हैं, गर्जता चालीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्जता चालीसा। क्या बोलेंगे, गर्जता चालीसा, रोरिंग, ठीक है। रोरिंग के बोलेंगे, चालीसा मतलब 40, रोरिंग 40 बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, रोरिंग, रोर मतलब क्या, दहाड़ना, तो रोरिंग से मिला गर्जता चालीसा, तो रोरिंग 40 बोलते हैं। जबकि 50 वाले को क्या बोलते हैं, प्रचंड बोलते हैं, फ्यूरियस। इसको क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रचंड प्रचासा बोलते हैं। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, प्रचंड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा। और इसको क्या बोलते हैं, चीखता साठा। क्या बोलते हैं, ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि ये तीनों कौन से गोलार्ध में एक्टिव होती है। तीनों जो होती है कौन से गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ध्यान देना, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। ध्यान ना, पूछा गया था क्वेश्चन, यूपीएससी में शायद आया कि ये पौने जो होती है किस गोलार्ध में ज्यादा एक्टिव होती है। तो किस गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ही पाया जाता है। गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा, मतलब आपका क्या होगा, गर्जता का मतलब आपका रोरिंग 40, इसके बाद फ्यूरियस 40, और इसके बाद क्या है, स्क्रीमिंग 60। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीमिंग। चीखता का क्या होता है, स्क्रीमिंग हो गया, फ्यूरियस और रोरिंग, ठीक है। कौन से गोलार्ध में एक्टिव होती है, और कैसी पौने हैं ये, कैसे पछुआ पौने होती है, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना। अगला है ध्रुवी पौने। कौन सी पौने, ध्रुवी पौने। कौन सी पौने, ध्रुवी पौने। ये ध्रुवी क्षेत्र में एक्टिव रहती है। कौन से क्षेत्र में एक्टिव रहती है, ध्रुवी क्षेत्र में रहती है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये ध्रुवी उच्च वायु, अब इनका अभी जो फिगर बनाया था उसमें क्या था, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी ना, तो ये किधर आएंगी, ऊपर क्या है ध्रुवी क्षेत्र, नीचे क्या उपध्रुवी क्षेत्र था। अभी नीचे से पढ़े थे कि उपोष्ण से उपध्रुवी गया था, अब ये ऊपर से आएगा, मतलब ध्रुवी से फिर उपध्रुवी क्षेत्र में आएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, उपध्रुवी क्षेत्र से उपध्रुवी। ध्रुवी क्षेत्र कैसा है, हाई प्रेशर का है, और उपध्रुवी क्षेत्र कैसा है, लो प्रेशर का। तो ये ध्रुवी हाई प्रेशर से उपध्रुवी लो प्रेशर की तरफ चलती है। ध्रुवी पौने जो होती है उपध्रुवी ध्रुवी हाई प्रेशर से
उपध्रुवी लो प्रेशर की तरफ चलती है। ध्रुवी हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और उपध्रुवी क्षेत्र जो होता है लो प्रेशर का होता है। तो इनकी डायरेक्शन जो होती है हाई से लो की तरफ होती है, ठीक है, अर्थात ध्रुव से उपध्रुव की तरफ ही चलेंगे। इनमें जो होता है तापमान की कमी होती है, जिसके कारण में जल धारण की क्षमता भी कम होती है, ठीक है, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, ठीक। ध्रुवी कोनों की दिशा लिखना, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से चलती है, ठीक है, लिखना। तो वही फिगर जो बनाया था, देखो उत्तर पूर्व से चल रही थी, नीचे आ रही थी, तो दिशा की क्या होगी, उत्तर पूर्व से चलती है। किस दिशा से चलती है, उत्तर पूर्व। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगे, ऊपर से आएगी, हाँ दक्षिण पूर्व से। किस दिशा से, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ऊपर से और इस डायरेक्शन हमेशा तीर का निशान समझ लेना, जहां पे मिले एक डायरेक्शन, जैसे इधर से अगर ऊपर और ले रहे हैं तो इधर नीचे से चलेगा, अगर इस दिशा से आ रहे हैं तो ये भी आगे, यहाँ से तीर का निशान आगे जाके बढ़ेगा और ऊपर वाले क्षेत्र में आगे जाके मिलते हैं। तो अगर ये उत्तर पूर्व से चल रही है, इधर क्या चलेगा, दक्षिण पश्चिम से चलेगा। और इस डायरेक्शन में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्शन, तो इनका याद रहेगा। वैसे ध्रुवी कोनों की जो दिशा होती है, ध्रुवी क्षेत्र से ध्रुवी हाई प्रेशर से ध्रुवी लो प्रेशर की तरफ चलती है, उपध्रुवी लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसके अलावा इनकी जो दिशा की याद करते हैं कैसे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में चलती है। इसमें क्या होता है, इनके पास तापमान की कमी होती है, क्योंकि ये ध्रुवी क्षेत्र में चल रहे हैं। ध्रुवी क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से इसमें जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। क्या होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए वर्षा का कारण भी नहीं होती, ठीक। और यहाँ पे चक्रवात या प्रति चक्रवात के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ये चक्रवात और प्रति चक्रवात के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। जो चक्रवात और प्रति चक्रवात आता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है मौसमी पौने। कौन सी पौने, मौसमी पौने, लास्ट है। पश्चिमी पवनों के बाद कौन सी पवन है, दूसरा भाग पवनों के वर्गीकरण में क्या था, मानसूनी पवन। मानसूनी पवनें जो होती हैं ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। जो मानसूनी पवनें होती है कैसी होती है, ऋतु अगर परिवर्तित हो रहा है तो मानसूनी पवनें भी परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। मानसूनी पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। इसमें आपको दो पढ़ा होगा, एक होता है स्थल समीर, स्थल समीर व सागरी समीर। दूसरा क्या है, सागरी समीर, ठीक है। स्थल समीर और सागरी समीर में क्या है, ये जो होता है तापमान मतलब धरातल और सागर के ऊष्मण मतलब अधिक टेम्परेचर और शीतलन मतलब ठंडे होने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। अगर एक फिगर बनाए, अगर मान लो ये धरातल वाला क्षेत्र है और ये आपका सागर का क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा एक फिगर और है, वही सेम स्थिति बना रहे। देखो अगर ये मैं ले रहा हूँ रात के समय का, ठीक है, रात्रि का समय है, ये कौन सा टाइम है, रात्रि। और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके दिन का समय है, तो दोपहर का समय, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, दोपहर का समय, दिन में मतलब। अब सूर्य की रोशनी देखो, स्थल भाग की, धरातल की और जल की एक खास बात होती है। इनमें जो ऊर्जा जो होती है टेम्परेचर को या गर्म होने की क्षमता होती है, स्थल भाग में अधिक तीव्र जल्दी से गर्म होता है। जो गुप्त उष्मा होती है जल की ज़्यादा होती है। गुप्त उष्मा किसकी ज़्यादा होती है, जल की ज़्यादा होती है। कारण क्यों होता है, कारण क्या है गुप्त उष्मा ज़्यादा होने का, गुप्त उष्मा क्या है, जो बीच में छिपी हुई उष्मा, गुप्त मतलब छिपी हुई चीज़। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जल के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान, बीच में स्थान होता है। तो कोई भी उष्मा आएगी तो बीच में वो कवर हो जाएगी, स्थान बीच में गैप होता है। जबकि धरातल क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। इसीलिए जो धरातल मतलब स्थल भाग होते हैं वो जल से क्या होता है, जो जल होता है उसमें गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है, और स्थल भाग में जो स्थलीय भाग है उनकी गुप्त उष्मा कम होती है। कारण क्या है गुप्त उष्मा कम होने का, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान की कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो जल की गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है या स्थल की, तो जो जल जिसकी गुप्त उष्मा ज़्यादा होगी वो थोड़ा लेट गर्म होगी,
वो एब्जॉर्ब कर लेगी उस चीज को, मतलब उसके अंदर सहन शक्ति ज्यादा है। तो जल की सहन शक्ति ज्यादा होने की, अच्छा रात का समय, पहले दिन का देखो ज्यादा सही। दिन के समय में क्या होगा, टेम्परेचर, सूर्य की रोशनी सबसे पहले किसको गर्म करेगी, यहाँ पे सूर्य की रोशनी है, ठीक है, ये स्थल भाग को तीव्र जल्दी गर्म करती है। जब स्थल भाग जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। ये टेम्परेचर अधिक हुआ तो लो प्रेशर का क्षेत्र, और ये कैसा होगा उस टाइम, इसके अपेक्षाकृत देखना है। टेम्परेचर तो सूर्य की रोशनी यहाँ भी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा, दोनों जगह पड़ रहा है, बस इन दोनों के अपेक्षाकृत जो होता है यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अपेक्षाकृत टेम्परेचर कम पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे आ गया, सूर्य की रोशनी तो बराबर पड़ रही है, दोनों बराबर तो पड़ रही है, लेकिन इसकी गुप्त उष्मा जो होती है वो ज़्यादा होती है, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा इसके अपेक्षाकृत ये जल्दी गर्म नहीं होता है। जल जो होता है लेट गर्म होता है, गुप्त उष्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुप्त उष्मा के कारण जल जो है, सागर का जल लेट गर्म होता है, और लेट गर्म होगा तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, हाई प्रेशर का रहेगा, इसके अगेंस्ट में हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो हवाएं की दिशा में चलेंगी हमेशा पूर्व मत देखना, ये डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है स्थल भाग इधर हो, सागर इस टाइप, ठीक है, स्थल तो किस साइड भी हो सकता है, ये सागर से स्थल की तरफ चलती है, ऐसे याद करना, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये कौन सा समीर होगा, सागरी समीर है। सागरी समीर में क्या होता है, सागरी समीर में जो समीर मतलब हवा होता है ना, पर्यायवाची भी है, सब सागरी समीर में जो पवन की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होता है, सागर से स्थल की तरफ होती है, ठीक है। और क्या है, ये कब ज्यादा एक्टिव रहती है, दोपहर के समय में ज्यादा एक्टिव रहती है, ये दोपहर में ज्यादा होता है, कौन समय, मतलब दिन के समय में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि दिन के समय में सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ती है, जबकि जब आप ये देखोगे रात्रि के टाइम देखोगे, रात्रि के समय में, अब इस समय क्या होता है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे तो एक्टिव नहीं, ठीक है, बट अब इन दोनों का क्या ठंडा होने का टाइम हो रहा है, तो जिसकी गुप्त उष्मा ज्यादा होगी वो लेट गर्म भी होगा, कि गुप्त उष्मा ऑलरेडी उसमें बैठी हुई है तो लेट निकलेगी भी ना। जिसमें गुप्त उष्मा कम होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। और जो लेट गर्म हो रहा है, मतलब जिसकी गुप्त उष्मा ज़्यादा है, उसकी ठंडा या शीतलन होने की क्रिया भी धीरे होगी, मतलब धीरे होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, रात्रि का टाइम होता है, रात्रि के समय होता है, और रात्रि से लेकर दोपहर तक के समय में होता है। कब से कब तक होता है, रात्रि से दोपहर तक के समय में। इसको हम सागरी समीर बोलेंगे। और ये कौन सा समीर है, स्थल समीर, नाम भी इसीलिए पड़ा है। देखो सागर से चल रही है इसलिए सागरी समीर, ठीक है, स्थल से चलती है इसीलिए स्थल समीर। अब ये लेट मतलब जल्दी ठंडा हो गया था, तो यहाँ पे मतलब गर्म जल्दी हुआ था इसलिए जल्दी ठंडी हो। अब यहाँ पे अगर जल्दी ठंडा हो गया है स्थल भाग, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र, और ये क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है, इसके अगेंस्ट में ये गर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा एरिया बनेगा, लो प्रेशर। तो हवाओं की जो दिशा होती है स्थल से किस दिशा में होती है, सागर की दिशा में होती है। तो स्थल समीर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। स्थल से चलने वाली समीर जो स्थल से सागर की तरफ चलती है, उसकी दिशा क्या होती है, स्थल से सागर की तरफ होती है। और ये किस समय चलती है, दिन के समय पे चलती है। स्थलीय समीर जो होती है कब चलते हैं, रात्रि के समय चलती है। कब चलती है, रात्रि के समय चलती है। और किधर से चलती है, स्थल से सागर की तरफ, स्थल से सागर की तरफ, से सागर की तरफ। कारण पता है ना, कारण क्या है, इनके गुप्त उष्मा के कारण जो जल्दी ठंडा होता है वो जल्दी गर्म भी होता है, ठीक है। तो उस आधार पे हम इसका कारण देख सकते हैं ना। कारण एक ही है, सागर और स्थल के ऊष्मण और शीतलन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सागर और जो स्थल है इनके जल्दी ठंडा होने या गर्म होने के कारण होता है। इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मण और शीतलन के कारण होता है। शॉर्ट में लिखो, कारण क्या है, स्थल व सागर के ऊष्मण मतलब गर्म होना व शीतलन के कारण, ठीक है। स्थल व सागर जो ठंडी और गर्म होती है लेट या जल्दी, उसके कारण
ये स्थलीय समीर और सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला है पर्वत समीर और घाटी समीर। कौन सा समीर है? पर्वत समीर और घाटी समीर। लास्ट है बस, ये समझ में आया ना? बना के लिख सकते हो ना इस चीज को, स्थल समीर कैसे चलती है उसको लैंग्वेज में लिखना होगा आपको, जैसे जैसे बताया। अगर शॉर्ट में लिखना है तो लिख सकते हो स्थल एवं सागर के उष्ण एवं शीतलन के कारण मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। मतलब मानसूनी पवनों में, तो मानसूनी पवन इनको क्या बोलते हैं? मौसमी पवने बोलते हैं। ठीक है, मानसूनी मतलब ना मौसमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मौसमी से। ठीक है, ठीक है, कैसी पवने होती है? मौसमी पवने होती है। मौसम के कारण परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन बोला था, तो ऋतु परिवर्तन की वजह से होता है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? मौसमी पवने कहते हैं। अगला है घाटी समीर या पर्वत समीर। पर्वत समीर और घाटी समीर, ये भी एकदम सेम स्थिति है जैसे आपने सागर और स्थल का पढ़ा है, सेम वहां पे भी वही प्रक्रिया लागू होगा। ठीक है, मान लो कोई ये पर्वत है, ये घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो हवाओं की दिशा होगी, पर्वत समीर कब कब कहेंगे? जब पर्वत से घाटियों की तरफ हवा चलेगी। जब समीर की दिशा जो होगी पर्वत से घाटियों की तरफ होती है तो उसे हम पर्वत समीर बोलते हैं। ठीक है, पर्वत समीर जो होता है हमेशा कब होता है? रात्रि के समय होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस पर ज़्यादा पड़ेगी और पर्वत भाग जो होता है इनकी घाटियों की अपेक्षा से जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो ये पर्वत समीर कब चलती है? रात्रि के समय। रात्रि के समय अब सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही है तो दिशा इनकी यही रहेगी। ठीक है, ये हमेशा क्योंकि घाटी इस दिशा में ना नीचे की तरफ, तो हवा जो होती है पर्वत से टकराने की, मतलब हवाएं जो चलेंगी पर्वत से घाटियों की तरफ चलती है। पर्वत समीर में किधर चलेंगी हवाएं? पर्वत से घाटी की तरफ। और कब होती है ये एक्टिव? रात्रि में। कारण वही है इनके ऊष्मण और शीतलन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊष्मण और शीतलन। जो आपका स्थल और पर्वत और घाटी है इनके सूर्य के प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे दिन के समय में एक्टिव रहता है, मतलब पर्वत को जल्दी गर्म करेगा। किंतु यहाँ पर क्या है? रात्रि का समय है तो पर्वत जल्दी ठंडा हुआ होगा। पर्वत घाटियों के अपेक्षा जल्दी ठंडा हुआ, जिसकी वजह से हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया और नीचे घाटियों में लो प्रेशर का क्षेत्र, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक, किंतु दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में अगर फिगर बनाए तो ये जो होती है, क्योंकि अब इधर से है तो अब जो भी हवाएं चलती हैं वो पर्वत के किनारे उनके सहारे चलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि दिशा उल्टा नहीं चलेंगी, तो ये एक इनके सहारे चलती है, पर्वतों के सहारे चलती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। तो डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो। किंतु अगर कोई हवा चल रही है घाटियों, तो ये इनका जो घाटियों से समीर की तरफ चलती है इस डायरेक्शन में चलती है, मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे चलती है? नीचे से उठती है, ऊपर जाती है, फिर वापस रात्रि के समय वापस, तो एक चक्कर पूरा बनाती है। और ये वाली स्थिति अगर अलग फिगर बनाए तो ठीक, कोई भी पहाड़ वगैरह मान लो, ये घाटी का क्षेत्र है, ये आपका पर्वत हो गया और ये वाला जो क्षेत्र है आपका क्या है? घाटी है। तो ये स्थिति कब होगी? दिन के समय होगी, जब सूर्य एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो इस वक्त घाटी वाला क्षेत्र जो होगा, पर्वत जो होगा जल्दी गर्म, तो लो प्रेशर का ये एरिया बनेगा। कौन सा होगा? लो प्रेशर का, और ये हाई प्रेशर का रहेगा। तो यहाँ पे जो पौने होंगी वो घाटियों की दिशा, मतलब इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। और इसमें क्या होता था? ये आपका कैसा था? हाई प्रेशर का क्षेत्र था, और ये वाला घाटी वाला क्षेत्र जो है वो लो प्रेशर का था, इसलिए दिशा ये रहती थी। ठीक, तो घाटी समीर में किधर चलती है? घाटी से पर्वत की तरफ चलती है, और एक कब एक्टिव रहती है? मतलब दोपहर के समय या दिन के समय ले सकते हैं। दोपहर के बाद एक्टिव रहती है, दोपहर के बाद, जब तक सूर्यास्त नहीं होता, दोपहर के बाद सूर्यास्त तक।
और ये कब रहेंगी, वही रात्रि मतलब सूर्यास्त के बाद और दोपहर से पहले तक एक्टिव रहती है। ठीक है, ये सूर्यास्त के बाद एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यास्त के बाद लिख सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद से या रात्रि के समय से। ठीक है, और घाटी समीर का क्या, घाटी से पर्वत की तरफ चलती है, दोपहर के बाद वो सूर्यास्त तक ये चलती है। ठीक है, इनको घाटी समीर कहते हैं। एक मानसूनी पौने होती है, जो मतलब मौसमी पौने होती है। मौसमी 3 भाग में बांटते हैं उसको, मौसमी पौनों को। एक तो आपका घाटी पर्वत घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, दूसरा इसके पहले स्थल समीर और सागरी समीर। एक होता है मानसूनी पौने भी होती है, जो कि ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मानसूनी पौने कैसी पौने होती है, ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मानसूनी पौने भारत में एक्टिव होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में चलती है, जो हमेशा मतलब वर्ष भर मानसून की स्थिति अर्थात ऋतु पर निर्भर करती है। जो ऋतुओं की स्थिति होती है, ऋतु स्थिति मतलब ऋतु बदल रही है, ऋतु में बदलती है, ऋतुओं के बदलने की वजह से मानसूनी पवनों की दिशा भी बदलती रहती है। और ये सबसे ज़्यादा जैसे ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती है, अगला मानसूनी पवन। वो मौसमी पौने होती थी। मौसमी पौने को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका मानसूनी पौने होती है, स्थल समीर और घाटी समीर वाले। स्थल समीर पर्वतीय समीर और स्थल समीर सागरी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। अगला जो है आपका मानसूनी पौने। मानसूनी पौने, मानसूनी पौने कैसी होती है, ये ऋतु में परिवर्तन के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जब ऋतुएं बदलती हैं तो ये मानसूनी पौने भी बदल जाती है। किसकी वजह से होती है, ऋतु परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन के कारण होती है। ये ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का महीना आता है, ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की तरफ चलती है। किस दिशा में चलती है, सागर से स्थल की तरफ। जबकि अगर शीत ऋतु की बात करेंगे तो ये उसका अपोजिट। ठीक है, मतलब सागरी और स्थलीय समीर को समझ सकते हो इससे। ठीक है, वो दिन और रात का बताता था, जबकि ये पूरे एक सीजन की बात कर रहा है। पूरा ग्रीष्म ऋतु 1 महीना होगा, 2-3 महीने का सीजन होगा। और शीत ऋतु में क्या होता है, स्थल से सागर की तरफ। ठीक है, इसीलिए आपको गर्मियों में बारिश देखने को मिलती है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि अगर स्थल से सागर की तरफ ग्रीष्म ऋतु में जाता तो आर्द्रता कहाँ मिलती है पवनों को ना। अगर पवनों को आर्द्रता चाहिए हवाओं को तो सागर से स्थल की तरफ आना पड़ेगा। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वगैरह देखने को मिलती है, वर्षा ऋतु जिसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु के बाद। ठीक है, और शीत ऋतु में क्या होता है, ये स्थल से सागर की तरफ चलती है पौधे। ठीक है, स्थानीय पवनों को मैंने कल बता दिया था, जिसमें बहुत सारी थी। ब्लिज़ार्ड था, ब्रिकफिल्डर था। ठीक है, ब्लिज़ार्ड, ब्रिकफिल्डर और ब्लैक रोलर, ये तीनों कौन सा, हाँ ये तीनों जो है, तीनों में से ब्रिकफिल्डर को छोड़ के दोनों यूएसए की हैं। ब्रिकफिल्डर जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की एक स्थानीय पवन होती है ब्रिकफिल्डर। ब्रिकफिल्डर एक गर्म पवन होती है, जबकि ब्लिज़ार्ड जो होता है एक ठंडी पवन होती है। कल लिखा था। ठीक है, और अगला जैसे नार्वेस्टर था, न्यूजीलैंड में चलने वाली एक गर्म पवन होती है। सांता आना करके था, जो कि अमेरिका में चलती है। कहाँ पे चलती है, अमेरिका में चलती है। ब्लिज़ार्ड जो है आपका उत्तरी मतलब अमेरिका में चलती है, उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका और कनाडा दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों। इसके अलावा जो है आपका हबूब है। हबूब जो है सूडान में चलती है। कहाँ पे चलती है, सूडान में चलती है। सीमूम एक करके था, सीमूम जो है अरब रेगिस्तान में चलती है, अरब वाले क्षेत्र में चलता है। और खमसिन करके, खमसिन जो आपका चलता है ये मिस्र में चलता है। कहाँ पे चलता है, मिस्र में चलता है। सिराको जो होता है एक पवन है, जो कि एक उष्ण और गर्म पौने हैं, उष्णी और गर्म पौने हैं। और ये आपके सहारा रेगिस्तान से चलती है और इटली में जाकर एक खूनी वर्षा कराती है। कैसी वर्षा कराती है, खूनी वर्षा। तो अलग से ही पूछता है कि सिराको कहाँ पे चलती है, क्या बोलते हैं, सहारा रेगिस्तान से आगे बढ़ती है। सहारा रेगिस्तान से आगे बढ़ के इटली में जाके खूनी वर्षा कराती है, क्योंकि जो सहारा रेगिस्तान में यहाँ पर रेत होते हैं, रेत को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है और वर्षा के समय में रेत नीचे आके गिरता है और लाल रंग का कलर होने के कारण इनको हम खूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। और सहारा में एक और चलती है जिसको हम बोलते हैं हरमट्टन स्थानीय पवन है। इसको हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हरमट्टन या डॉक्टर विंड के नाम से चलती है। एड्रियाटिक सागर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोरा मिलेगा। क्या मिलेगा, बोरा एक स्थानीय पवन है, जो कि एड्रियाटिक सागर में एक्टिव होती है। एक पवन होती है मिस्ट्रल।
क्या नाम है? मिस्ट्रल, जो कि आपके राइन घाटी में चलती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेन और फ्रांस में चलती है, या राइन घाटी ऑप्शन में मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बोरा बता दी, बोरा एडियाटिक क्षेत्र में चलती है। क्या? हाँ, फॉन है। फॉन जो है आपका अल्पस पर्वत वाले, जो आल्प्स पर्वत होता है उस क्षेत्र में आपका फॉन चलता है। लू जो भारतीय वाले क्षेत्र में, भारतीय रेगिस्तान वाले क्षेत्र में चलते हैं, भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में क्या चलता है? लू चलता है। और चिनूक सबसे इंपॉर्टेंट भी है। चिनूक जो होता है ये राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे, जो राकी पर्वत है उसकी पूर्वी ढाल पे चलती है, जिसकी और चिनूक कैसी कौन है? गर्म कौन है? कैसी कौन है? एक गर्म एवं शुष्क कौन होती है। एमो करके एक है, मतलब यामो कौन जो होती है जापान में चलती है। यामो से रिलेटेड मैंने 3 नाम ऐसे बताए थे। एक यामो क्या हो गया? एक पवन है, स्थानीय पवन है। एक एसो बताया था जिसको माउंट एसो बोलते हैं, वो ज्वालामुखी क्षेत्र है एसो। और एक एनु वर्ड बोला था, क्या बोला था? एनु क्या है? जनजाति है। कहाँ की है? जापान की। मिलते जुलते नाम है और तीनों जो है जापान में। कहाँ पे? जापान में। एक जनजाति क्षेत्र है जिसका नाम एनु है। ज्वालामुखी क्षेत्र को हम एसो बोलते हैं। और यामो क्या है? वहाँ की स्थानीय पवन है। एक सांता आना है। सांता आना जो आपकी कौन से क्षेत्र में चलती है? कैलिफोर्निया, मतलब यूएसए में चलती है। कहाँ पे चलती है? कैलिफोर्निया, यूएसए में चलती है। और वो एक तरह से गर्म पवन है। कैसी पवन है? गर्म पवन है। ठीक है, बस इतना ही है। और मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, ये तीनों जो है आपकी ठंडी पवनें हैं। कैसी पवनें हैं? ठंडी पवनें हैं। ठीक है।